हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आपका ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड पे। और जैसा कि मैंने कहा था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस सब्जेक्ट में जितनी भी थ्योरीज हैं और वो जिन लोगों ने दी हैं उनकी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको आसानी से सारे याद हो जाएं। और इतनी इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है कि इसको पूरा जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको अगले 10 मिनट में ही इतना याद हो जाए कि उससे आप 5 से 6 मार्क्स या उससे भी ज्यादा आराम से स्कोर कर पाए। क्योंकि पिछला भी पोर्शन आपने देखा है, जो पिछला पेपर था 2017 का, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन, 19 में से लगभग 7-8 क्वेश्चन इस चीज पे आए थे कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, कौन सी थ्योरी क्या कहती है, किस बारे में है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। इसलिए बहुत ही छोटा वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 मिनट में ही आपका काफी अच्छा काम यहाँ पे हो सकता है। इसलिए इसको पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, हो सकता है आपको अभी ही याद हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रेड यूनियन से। ट्रेड यूनियन की कौन कौन सी थ्योरी हैं और वो किसने दी हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। यहाँ पे दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मार्क्स ने दी है। अब इसमें ये भी आपको याद रखना है क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती क्या है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि जो ऊपर वाले हैं उनको हटा दीजिए और नीचे वालों को ऊपर राज करना चाहिए, यानी मजदूरों को ही मैनेजमेंट संभालना चाहिए, सब कुछ मजदूरों को ही करना चाहिए। क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है। किसने दी है? मार्क्स ने। ये लोग तख्ता पलट करना चाहते हैं और रिवोल्यूशनरी तरीकों से करना चाहते हैं। इसलिए रेडिकल पर्सपेक्टिव हो या रिवोल्यूशनरी अप्रोच हो, ये सब किसकी है? मार्क्स की। ठीक है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की थ्योरी दी है सिडनी और बिट्राइस वेब ने। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो शब्द है वो पहली बार किसने दिया, तो ये भी सिडनी एंड बिट्राइस वेब इसका आंसर है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी क्या कहती है कि जैसे एक डेमोक्रेसी है बाहर देश में, उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी यानी अंदर एक लोकतंत्र होना चाहिए, उस हिसाब से अपने जो राइट्स हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ट्रेड यूनियन बनी है। ठीक है। इसके बाद है यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री, यानी पूरा एक ही कंट्रोल होना चाहिए। ये थ्योरी कहती है यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री, और ये दी है जेडीएच कॉल ने। इसके बाद है थ्योरी ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये रॉबर्ट हॉक्सी ने फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया है ट्रेड यूनियन का, कि किस तरीके से ये किस आधार पे, किस बेस पे बनती है, और इनको डिवाइड किया है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के आधार पे। तो वो थ्योरी है रॉबर्ट हॉक्सी की। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि इन्होंने क्या क्या कहा है। इसके बाद है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, फ्रैंक टेननबाम। टेननबाम ने कहा है कि जो सोशियोलॉजिकल यानी जो एक समाज है, जैसे उसी तरीके से अंदर भी एक समाज है और उस वजह से ट्रेड यूनियन बनती है। इसके बाद एनवायरमेंटल थ्योरी, इन्होंने एनवायरमेंट से रिलेट किया है, जॉन आर कॉमन्स। इसके बाद है थ्योरी ऑफ स्केर्सिटी कॉन्शियसनेस। जब कमी होती है तो उसमें जो जागरूकता डेवलप होती है, मीन्स कमी की वजह से ये लोग अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आते हैं और इसीलिए ट्रेड यूनियन बनती है, ये कहा है पर्लमैन ने। इसके बाद है प्रोटेस्ट थ्योरी, कि ये जो अभी जो नई जनरेशन आ रही है, नई सारी चीजें हैं, उसमें जो मजदूर हैं वो अपने अधिकारों के बारे में सजग हैं और इसीलिए प्रोटेस्ट करते हैं। ये थ्योरी है केयर एंड एसोसिएट्स के द्वारा। इसके बाद है मोनोपोलिस्टिक एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन, यानी जो मोनोपोली और एंटी डेमोक्रेटिक हैं ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये थ्योरी है साइमंस की। इसके बाद है ट्रस्टीशिप थ्योरी, ये दी है महात्मा गांधी ने। जहां भी ट्रस्टीशिप और पैटर्नलिस्टिक के शब्द आते हैं वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तो ध्यान रखें, ट्रस्टीशिप थ्योरी का मतलब यह है कि आप अपने बच्चे का जैसे ख्याल रखते हो वैसे आप अपने मजदूरों का ख्याल रखिए। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप या पैटर्नलिस्टिक थ्योरी महात्मा गांधी, मोनोपोलिस्टिक एंटी डेमोक्रेटिक साइमंस, प्रोटेस्ट केयर एंड एसोसिएट, स्केर्सिटी कॉन्शियसनेस पर्लमैन, एनवायरमेंटल जॉन आर कॉमन, सोशियोलॉजिकल टेननबाम, फंक्शनल क्लासिफिकेशन रॉबर्ट हॉक्सी, यूनियन कंट्रोल जीडीएच कॉल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी सिडनी एंड बिट्राइस वेब। ठीक है, इसके बाद हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखते हैं रॉबर्ट ऑक्सी का। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने 5 टाइप बताए हैं, इनमें बांटा गया है ट्रेड यूनियन को। एक है बिजनेस यूनियन, यानी सिंपल बिजनेस के आधार पे है, वो बिजनेस के लिए बनी है। नेक्स्ट है फ्रेंडली और अपलिफ्ट। फ्रेंडली और अपलिफ्ट इसको आइडियल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर उनके बीच में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है और इस वजह से जो है डेवलपमेंट ही होगा, अपलिफ्टमेंट ही होगा, इसलिए इसको फ्रेंडली अपलिफ्ट या फिर आइडियल भी बोलते हैं, क्योंकि आइडियल सिचुएशन कहीं मिलती नहीं है आज। ठीक है, इसके बाद है रिवोल्यूशनरी यूनियन, जो आपको मार्क्स के लिए बताया मैंने कि रिवोल्यूशनरी तरीकों से, क्रांतिकारी तरीकों से ये तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसके बाद है प्रीडेटरी यूनियनिज्म, जो बदलाव चाहते हैं लेकिन तरीका उनका फिक्स नहीं है, क्रांतिकारी तरीके नहीं, वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो भी सूटेबल हो कंडीशन के हिसाब से, वो है प्रीडेटरी यूनियनिज्म। इसके बाद है डिपेंडेंट यूनियनिज्म, यानी आप किसी भी चीज के लिए किसी और उद्योग या यूनियन पे डिपेंड हो, उसे डिपेंडेंट यूनियनिज्म बोलते हैं। तो ये 5 टाइप बताए हैं रॉबर्ट हॉक्सी ने, फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया है यूनियन का। इसके बाद है प्रोटेस्ट थ्योरी, जो केयर एंड एसोसिएट्स के द्वारा दी गई है।
इसमें ये कहा इन्होंने कि जो लीडरशिप है वो 5 लोगों के द्वारा ले ली जाती है, जो टकराव का कारण है जिसकी वजह से फिर प्रोटेस्ट होता है। तो लीडरशिप किन 5 लोगों के द्वारा ले ली जाती है? जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डायनेस्टिक एलाइट, मिडिल क्लास, रिवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेशनलिस्ट एलाइट। तो नेशनलिस्ट एलाइट हो, डायनेस्टिक एलाइट हो, मिडिल क्लास हो या रिवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल जो मार्क्स के तहत तख्ता पलट कर देंगे, या फिर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ब्रिटिश थे इंडिया में, उस तरीके से कोई ना कोई ऊपर आ जाता है और इस वजह से ये प्रोटेस्ट का कारण बनता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के हिसाब से टाइप क्या है ट्रेड यूनियन के? देखिए कि रिफॉर्मिस्ट जो सुधार करना चाहते हैं, तख्ता पलट नहीं करना चाहते, बदलाव नहीं चाहते, सुधार चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी तरीकों से सब कुछ बदल देना चाहते हैं। इसके बाद प्रीडेटरी जो बदलना चाहते हैं लेकिन तरीका उनका फिक्स नहीं है, ये पर्पस के हिसाब से है। इसके बाद मेंबरशिप के आधार पे, ये अलग अलग टाइप से हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेंबरशिप के आधार पे, कौन सा पर्पस के आधार पे। तो मेंबरशिप के आधार पे कौन है? ऑक्यूपेशनल या क्राफ्ट जो एक क्राफ्ट से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जनरल में ऊपर वाले दोनों आ जाते हैं, जो पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद है ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर। तो ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर में देखिए लिखा हुआ है व्हाइट कॉलर में स्पेशली कि मैनेजरियल है ये। तो ये मैनेजरियल लोगों की यूनियन है जो मैनेजर की पोस्ट पे है, बड़ी पोस्ट पे है, और जो नीचे ब्लू कॉलर ग्राउंड स्टाफ है एक तरीके से उसको बोला जाता है, तो उनकी यूनियन ब्लू कॉलर हो जाएगी। और जो मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, जो ग्राउंड स्टाफ पे नहीं है, ऑफिस में वर्क करते हैं, अपने केबिन में वर्क करते हैं, वो हो जाएगी व्हाइट कॉलर यूनियन या मैनेजरियल, ठीक है। इसके बाद है लेवल के हिसाब से। तो ये लेवल के हिसाब से सिंपल है, प्लांट लेवल, फिर इंडस्ट्री लेवल, फिर रीजनल फेडरेशन बनती है, फिर नेशनल फेडरेशन जैसे इंडिया में भी काफी वर्क करती है। इसके बाद है पर्सपेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन के? तो देखिए यूनिटरी पर्सपेक्टिव जो कहता है कि दोनों को एक ही जैसा सोचना चाहिए, एक ही जैसे उनके विचार होने चाहिए और दोनों को मिलके एक ही गोल के लिए काम करना चाहिए और ट्रेड यूनियन होनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद है प्लूरलिस्टिक जो कहता है कि दोनों के दिमाग अलग हो सकते हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, दोनों अपने अलग अलग इंटरेस्ट के लिए अलग अलग काम कर सकते हैं, जो आजकल नॉर्मल दुनिया में चलता है, ठीक है। यूनिटरी कहीं नहीं चलता क्योंकि एक जैसी सोच नहीं हो सकती है। ये दिया है प्लूरलिस्टिक फ्लेंडर्स ने। इसके बाद है रेडिकल, मैंने आपको बताया रेडिकल हो, रिवोल्यूशनरी हो, ये सब आएगा कार्ल मार्क्स का, क्योंकि ये बदलाव चाहते हैं क्रांतिकारी तरीकों से। इसके बाद है सिस्टम्स मॉडल, जो एक डनलप ने दिया है कि सिस्टम्स के हिसाब से ये चलती हैं, ठीक है, सिस्टम पूरा बना हुआ है। ये है डनलप का, जॉन टी डनलप ने मॉडल दिया है। इसके बाद है लेबर वेलफेयर की अप्रोचेस। तो लेबर वेलफेयर में देखिए ह्यूमनिटेरियन का मानवतावादी है, मीन्स कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में जैसे होती है वैसे आपको वेलफेयर के काम करने चाहिए, नीचे वालों के लिए, ऊपर वाले को नीचे वाले का ध्यान रखना चाहिए। यूटिलिटेरियन में क्या है कि अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी वर्कर की, तो आपका ही आउटपुट वहां पे बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद है पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट्स निभानी है, एज अ पेरेंट्स आपको काम करना है, ठीक है। जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं माँ बाप, वैसे ही जो ऊपर वाले हैं उनको नीचे वालों का ध्यान रखना है। इसके बाद है थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं और इनके अंदर क्या है। इनमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये थ्योरी क्या कहती है, इनके आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सी थ्योरी कहती है, ठीक है। तो पुलिस थ्योरी, जिससे पिछली बार क्वेश्चन आया था, ये क्या कहती है कि जो ऊपर वाले हैं उनके पास कितना भी पैसा हो वो नीचे वालों पर ध्यान नहीं देते, अपनी प्लेजर सीकिंग में लगे रहते हैं, ठीक है, और वो नीचे वालों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये पुलिस थ्योरी है। फिलेंथ्रोपिक थ्योरी क्या है? ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को फॉलो करती है, जो हमने पहले पिछली स्लाइड में देखा। तो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच क्या है? मानवतावादी। ये आप मानवता के नाते आपको वेलफेयर के काम करने चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। पैटर्नलिस्टिक थ्योरी जैसे लिखा हुआ पैटर्नलिस्टिक अप्रोच फॉलो करती है, यानी एज अ पेरेंट्स आपको वेलफेयर के काम करने चाहिए। इसके बाद है प्लेकेटिंग थ्योरी, यानी तुष्टीकरण का मतलब यह है कि जो मजदूर हैं वो एजुकेटेड हैं, अपने उसके लिए अधिकारों के लिए खड़े हुए हैं, तो आपको उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। तुष्टीकरण की थ्योरी है प्लेकेटिंग। इसके बाद पब्लिक रिलेशन का मतलब यह है कि जैसे कि समाज में रिलेशन होते हैं लोगों के, उसी तरीके से उद्योग के अंदर भी रिलेशन है, और अगर वहां आप अच्छे रिलेशन बनाते हो तो वो बाहर भी आपके काम आएंगे, ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे। इसके बाद फंक्शनल थ्योरी, जो यूटिलिटेरियन अप्रोच पे काम करती है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप करोगे अच्छा तो आपका ही फायदा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फंक्शनलिटी बढ़ जाएगी वर्कर्स की। इसके बाद रिलीजियस थ्योरी, जो ये कहती है कि जैसे आप पापों का प्रायश्चित करते हो उसी तरीके से आपको वेलफेयर काम करने चाहिए, जिससे आपके पुराने पापों का भी प्रायश्चित हो जाए, ठीक है। तो प्रायश्चित या अटोनमेंट, ये शब्द जहां भी आता है वो रिलीजियस थ्योरी होती है। इसके बाद है लेबर वेलफेयर के टाइप्स, तो दो आधार पे हैं, एक है लीगलिटी और एक है प्लेस। प्लेस जैसे आप अंदर जो भी कर रहे हो वो इंट्राम्यूरल में आएगा, बाहर जो भी करोगे वो एक्स्ट्राम्यूरल में आएगा। अंदर का मतलब यह है कि आप हाइजीन प्रोवाइड करा रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर, कुछ भी ऐसा जो आप अंदर दे रहे हो
आपकी चार दीवारी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इंट्राम्यूरल लेबर वेलफेयर है। और जो बाहर जैसे आप किसी को ट्रेवलिंग अलाउंस देते हो, घर का किराया देते हो, बिजली देते हो, कुछ भी देते हो, तो वो आपका एक्स्ट्रा म्यूरल वेलफेयर मीजर है। लीगलिटी का मतलब क्या है? स्टेचुटरी, जो पहले से कानून बने हुए हैं, जैसे जो नए कोड हैं उनके अंदर जो कुछ है, या फिर सेक्सुअल हेरेसमेंट पे कानून है, जिसपे भी कानून बन गया, मैटरनिटी बेनिफिट है, ईएसआईसी है, प्लांटेशन, माइंस, वर्किंग जर्नलिस्ट, जिसपे भी कानून बन गया और उस आधार पे जो कंपनी कर रही है वो स्टेचुटरी मेजर्स हैं। लेकिन जिसपे कानून नहीं है और ऐच्छिक है, जैसे कि आज आप देखते हो माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनीज में स्लीपिंग रूम, रिलैक्सिंग रूम, गेमिंग रूम, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, कॉफी शॉप, वो पूरा माहौल ऐसा रखते हैं, कैफेटेरिया जैसा, तो वो सब वॉलेंटरी है, आप अपने वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर सकते हो। आजकल लोग बहुत कुछ करते हैं। म्यूचुअल क्या है कि नीचे वाले ने मांगा और ऊपर वाले ने दे दिया, या फिर दोनों में कोई बात हुई और उस हिसाब से हो गया, यानी ये कानून के आधार पर नहीं है, लेकिन दोनों के बातचीत के आधार पर हो गया। तो ये भी एक वेलफेयर मीजर है जो कानून के हिसाब से नहीं है, और जो कानून के हिसाब से वो स्टेचुटरी में आ जाएगा, वो आपको करना ही करना है। नॉन स्टेचुटरी आपके ऊपर है। इसके बाद है थ्योरीज ऑफ वेजेस। लास्ट, थ्योरीज ऑफ वेजेस क्या है? इसमें भी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, थ्योरी किसने दी प्लस ये क्या कहती है। सब्सिस्टेंस थ्योरी क्या कहती है कि जो भी वर्कर के सब्सिस्टेंस के लिए मिनिमम आवश्यक है, मिनिमम नेसेसरी है, उस हिसाब से वेज तय होती है। डेविड रिकार्डो। वेजेस फंड थ्योरी ये कहती है कि लास्ट में जो भी वेजेस फंड हमारे पास है, जितना फंड है वेजेस देने के लिए, उस हिसाब से डिसाइड होती है। जेएस मिल के द्वारा दी गई है। परचेसिंग पावर पेरिटी क्या कहती है कि जो भी आपके पास खरीदने के लिए पैसा है, ठीक है, उस हिसाब से मजदूरी तय होगी। बिगो रेसिडुअल क्लेमेंट है कि सब कुछ सब जगह पेमेंट आपने कर दिया, उसके बाद में जो आपके पास पैसा बचता है, रेसिडुअल बचता है, शेष, उसके आधार पे ही वर्कर की मजदूरी तय होगी। वाकर ने दी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसके लिए जो आवश्यक है उस हिसाब से तय होगी मजदूरी। ये इनिशियली जॉन बेट्स के द्वारा दी गई, बाद में डेवलप की गई मार्शल जेवंस और वालरस के द्वारा। बार्गेनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? जॉन डेविडसन। इसमें यह है कि दोनों ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर जितनी बार्गेनिंग कर लें, जो जितना दम दिखा दे बार्गेनिंग में, उस हिसाब से मजदूरी तय हो जाएगी। इसके बाद है एफिशिएंसी वेज थ्योरी या हाइपोथेसिस। एफिशिएंसी वेज थ्योरी का मतलब वही है कि जितना आप अच्छा रखेंगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी के आधार पर वेज चलेगी और वेजेस के आधार पर आपकी एफिशिएंसी। ये है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी क्या है कि जितनी डिमांड और सप्लाई, जैसे नॉर्मल कमोडिटी प्याज, आलू, गाजर, किसी के लिए भी जैसा होता है, उसी हिसाब से वेजेस डिसाइड होगा। मजदूरों के लिए भी जितनी उनकी डिमांड है और जितनी सप्लाई है उस हिसाब से डिसाइड होगी। तो ये आपकी सारी थ्योरी थी। थ्योरी ऑफ वेजेस में सब्सिस्टेंस डेविड रिकार्डो के द्वारा, वेजेस फंड थ्योरी जेएस मिल, रेसिडुअल क्लेमेंट वाकर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जॉन बेट्स, बाद में मार्शल जेवंस और वालरस के द्वारा, बार्गेनिंग थ्योरी डेविडसन, एफिशिएंसी थ्योरी अल्फ्रेड मार्शल, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। और ये सारी थ्योरीज आपको इस तरीके से किसने दी हैं और इनके अंदर क्या है ये भी याद रखना है। वेलफेयर के टाइप क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, अप्रोच क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, किस 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 हिसाब से बांटा गया है ट्रेड यूनियंस को, और लास्ट में आपका ट्रेड यूनियन के टाइप क्या है, किसने दिए हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें आप नोट्स बना के याद करिए, और जितना अच्छा होगा आप थोड़ा थोड़ा पास में लिख के कि क्या क्या इसके अंदर है, जितना याद रखेंगे तो उस हिसाब से आपको वहां पे याद आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही तरीकों में से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने मेरे हिसाब से कर दिया है, आप इसको नोट्स बना के याद कर लीजिए, जिससे आपका मिनिमम 5 से 6 7 से 8 कितने भी नंबर का फायदा हो सकता है। आप इस तरीके से याद करके जाइए कि इनमें से कुछ भी आए तो गलत ना हो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लेकिन जो मैंने बताया है वो पीडीएफ में नहीं होगा, इसलिए आप छोटा छोटा नोट्स बना के अपने पास रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।